साथ ही साथ उन्हें जिले शाह केस में भी 10 दिन की जो है वो उन्हें हिफाजती जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब से कुछ देर पहले फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि वो पीर के दिन धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और एक दफ़ा फिर उन्होंने वही बात रिपीट की। उन्होंने कहा कि 3-2 का फैसला हम नहीं मानते, 4-3 का फैसला हमारे लिए कोर्ट का फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो सीनियर लीडर हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, और उन्होंने इस तरह की बात की तो अफसोस ही किया जा सकता है कि अगर पार्लियामेंटेरियन है और वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, तो कोर्ट का फैसला जो कोर्ट खुद उसकी तशरीह कर चुकी है कि वो फैसला 3-2 का था, तो ये 4-3 का फैसला तो इनकी इंटरप्रिटेशन है। फैसला तो वो कोई भी नहीं मानते। उसके बाद भी फैसले आए, उस पर भी उन्होंने कहा हम नहीं मानते उन फैसलों को। इलेक्शन के बारे में वो जो फैसला था वो तो इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसके बाद से उन्होंने वो जो तारीख में तब्दीली की, उसके बाद भी 4 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब उसकी रिव्यू शायद 15 को लगी हुई है। अब वो धरना दें, प्रोटेस्ट करने का उनका हक है, लेकिन इस तरह से कोर्ट पे हमला करना या इसको इस तरह से करना, ये कि आप एक आईनी सुतून पे हमला कर रहे हैं, रोज आप उनकी तस्दीक करते हैं, तौहीन अदालत करते हैं, तो फिर कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इन पे इस तरह के हमले हो रहे हैं तो उसको किस तरह से किया जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप एक सीनियर रिलीजियस स्कॉलर लीडर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के आप हेड हैं, आपको एक रोल प्ले करना चाहिए कि आपस में लोगों को बिठाएं और इन हालात को संभालें। मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन आबिद जुबैर साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर मामले को कैसे देख सकती है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर थ्रेट भी दिया गया है एक तरीके से। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बहुत तहम्मुल से काम लिया हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से देखिए, यहाँ तो एक ट्वीट के ऊपर बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, टेररिज्म का पर्चा कट जाता है उनके खिलाफ। अगर आप किसी इदारे के बारे में बुराई करें, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, उसके ऊपर रोज हमले किए जाते हैं, जजों की तस्दीक और तजलील की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसको रोकना चाहिए, वरना देखिए हर कोई फिर हमले करने लगेगा सुप्रीम कोर्ट पे इसी तरह। और फिर अगर हमारे सियासतदान इन पे हमला करेंगे तो फिर आम आदमी को कौन या आम शहरी को कौन रोकेगा सुप्रीम कोर्ट पे या हमारी अदालतों पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे हमला करने। बिल्कुल आबिद जुबैर साहब, लेकिन अगर बात की जाए काबीना इजलास की, तो उसमें भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को वेलकम किया और कहा कि गुड टू सी यू, तो इस पॉइंट को काफी नोटिस किया गया है काबीना इजलास में। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का जो इस तरह की बात हुई, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब कासिम सूरी का केस चला, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और लीडर आए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनको भी बड़ा वेलकम किया था कि अच्छे और आपका आए। तो आप उसकी भी आप दिखा दें, उसके भी उस जमाने में कहा गया जब बिलावल भुट्टो साहब आए और उन्होंने उनको रोस्टम पे आए तो उनको भी वेलकम किया और कहा खुशी हुई आपको देख के। तो ये बात उन्होंने पहले भी कही हुई है, क्योंकि वो आपके हक में कही थी, आप शायद भूल गए ये लोग जो आज उस पर वो काबीना वाले तनकीद कर रहे हैं इस बात पे। जो भी उनका लीडर आता है उनकी बड़ी इज्जत कोर्ट में, हमेशा मैंने देखा कि उनकी इज्जत से कोर्ट बात करती है उनसे। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, आज फिर फजलुर रहमान की जानिब से 2-3 के फैसले का जिक्र किया गया। 14 मई का जो फैसला है वो वहीं का वहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कोई नजर सानी दरखास्त डाली गई है? इस तरह की कोई इत्तलात आप तक है? बिल्कुल, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, बिल्कुल नजर सानी की दरखास्त डाली गई है, और वो शायद 15 को सुन रहे हैं कि 15 को वो फिक्स भी हो गई है। जी अच्छा, अगर वो 15 को फिक्स हो गई है तो 14 मई को फिर हम कहाँ क्या देखते हैं? देखिए 14 मई के बाद जो आप देखते हैं इलेक्शन, ये तो कोर्ट के ऑर्डर तो वायलेट हो गया। और दूसरी बात है कि आप देखें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे कोर्ट को देखना है कि उस ऑर्डर को किस तरह, और रिव्यू के ऊपर कोर्ट कर सकती है, रिव्यू को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, जो भी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको इसमें देखनी है कि आपने तो इलेक्शन कराया ही नहीं है। तो इलेक्शन अगर आपने नहीं कराया, जो कोर्ट ने एक तारीख दी थी, तो और उसके बाद जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो केपीके में तो पहले ही इलीगल हो गई है, तो पंजाब की गवर्नमेंट भी 14 तारीख के बाद यानी इतवार के बाद वो भी एक इलीगल गवर्नमेंट हो जाएगी, कि उसने अपना मैंडेट खत्म हो जाएगा, उनका जो मैंडेट था इलेक्शन करने का, इलेक्शन कराने का। जी बिल्कुल आबिद जुबैर साहब, लेकिन यही बात अगर की जाए कि क्योंकि केपी की गवर्नमेंट भी ऑब्सोल्यूट होती जा रही है, साथ ही साथ पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसका भी टाइम पूरा हो गया है, साथ ही जो कोर्ट का एक और ऑर्डर है कि इलेक्शन करवाया जाए उसे भी वायलेट किया जा रहा है, तो 3 मुख्तलिफ केसेस बन रहे हैं। इसके ऊपर कोर्ट मजीद कानून क्या कहता है, इस हवाले से बताइएगा। कानून तो ये कहता है कोर्ट के ऑर्डर का आपको आर्टिकल 190 के तहत सब
पाबंद हैं, एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको आना है, दैट मीन्स आपके कानून, आपके उनके हुक्म की तामील करनी है आर्टिकल 5 के। तो ये आइन शिकनी भी हो रही है और कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। तो अभी कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इसको किस तरह से आगे लेके जाती है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है नहीं, क्योंकि क्लियर कंटेम्प्ट हो रही है अब कोर्ट की। और जिस तरह से ये सारी बातें हुई हैं, पैसे नहीं दिए गए, सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो फिर ये देखें आज सुना आज एक तजवीज भी रखी गई है कि इमरजेंसी लगा देंगे। तो देखें अब ये सब चीजें किस तरफ जा रही हैं वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा आबिद साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो एज ए स्टूडेंट आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि 15 को नज़रसानी दरखास्त की समाअत होनी है और 14 जी और 14 मई का ये फैसला था। 14 मई से पहले इसको सुन लिया जाता, वो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए ये तो कोर्ट के ऊपर है, आपने सुन लिया। देखें कोर्ट का नजर सानी जरूरी, नजर सानी का ये मतलब नहीं होता कोई स्टे हो गया। अच्छा। तो जजमेंट ऑर्डर तो अपना खड़ा रहता है, नजर सानी बाद में सुनी जाए पहले सुन जाए, उसमें कोई स्टे तो नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि नजर सानी की दरखास्त तो पहले फाइल हुई थी, आपको याद होगा, इसमें नोटिस भी हो गए थे और उसके अब मेरे ख्याल से तो अब ये लग रही है फॉर हियरिंग। तो वो लेकिन उसमें कोई स्टे नहीं दिया करते, इलेक्शन कमीशन को कोर्ट स्टे कर देती कि जी 14 मई की तारीख को हम स्टे कर देते हैं कि उस पर हम आप जब तक हम आपकी रिव्यू नहीं सुन लेते। तो उस 14 तारीख के उस पर इस रिव्यू का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, इस ऑर्डर को वायलेट किया गया तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए यहाँ जिन्होंने वायलेट किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और ये सब फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब उसके जद में आ जाएंगे। हो सकता है सारी काबीना भी आ जाए क्योंकि सबने तौसीक की है। इलेक्शन कमीशन तो मैं कहता हूँ डे 1 से वायलेट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर, और उन्होंने आइन मेरा तो व्यू है कि उन्होंने आइन शिकनी भी की है। तो कोर्ट ने बड़ा तहम्मुल से काम किया कि अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि देखिए अब तो उन्होंने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है अपनी रिव्यू में, जो हमने आपके टीवी चैनल्स पे जो हमने देखी, उसमें तो उन्होंने बड़ी अजीब तरह से जबान की कि सुप्रीम कोर्ट की कोई इख्तियार ही नहीं है कि ये तारीख दे या ऑर्डर करे। अब इस साहब इसमें एक और बात जो काबीना के इजलास हुआ उसमें जो इमरजेंसी की बात की गई है, सो उसमें सदर का भी अहम किरदार होता है, लेकिन इसमें कानून किस तरीके से एक्ट करेगा इस तमाम तर सूरत में? देखिए इमरजेंसी के जो होते हैं अपने एक बड़े पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 232 ऑनवर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी प्रोविजन होता है, दूसरी किस्म की इमरजेंसी, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वगैरह के सब उसमें लिखा होता है। और फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कहे या नहीं, वहां तो भी केयर टेकर सेटअप है। तो उनको देखना होगा इमरजेंसी किस तरह से लगेगी, कानून के कौन से आर्टिकल के तहत उसको किस तरह से किया जाएगा। और इमरजेंसी लगा के, और अगर इमरजेंसी लगाई भी जाएगी तो वो चैलेंज होगी और उसमें कहा जाएगा कि इमरजेंसी के क्या ग्राउंड है। वो ये देखें पहले भी इमरजेंसी लगी, उनको चैलेंज भी किया गया और कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी का कोई ग्राउंड नहीं बनता, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के पहले भी फैसले मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है आबिद साहब। अगर देखा जाए इससे पहले मुंतखब हुकूमत जाकर इमरजेंसी लगा सकती थी। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हमने देखा जिस तरीके से ये वाली हुकूमत यानी कि पीटीआई हुकूमत आई है, तो ये क्या इमरजेंसी लगा सकती है? देखिए इमरजेंसी कहाँ कैसे लगेगी, आप देखिए इनिशिएशन होती है प्रोविंशियल उससे, तो प्रोविंशियल तो केयर टेकर कैबिनेट है, वो क्या सजेस्ट है ये भी देखना पड़ेगा कि क्या प्रोविंशियल ये जो केयर टेकर कैबिनेट है वो एडवाइस कर सकती है या रिक्वेस्ट कर सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जी इमरजेंसी लगाई जाए और उसमें गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और वो जो उस जमाने में जो पावर्स होती है असेंबली की, वो असेंबली तो है नहीं अब वहाँ, वो ले ली जाती है बाय द फेडरल पार्लियामेंट ले लेती है उसके, और फिर वो उस हिसाब से वो उसको मैनुअर उसको चलाते हैं, पर इसमें सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स। तो ये सारा एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उनको देखना होगा क्या वो प्रोसीजर वो पैरामीटर्स मीट होते हैं जिसके तहत ये इमरजेंसी लगाई जाए। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो आर्टिकल 245 के तहत पंजाब में जो है वो फौज तलब की थी। तो ऐसी जब सूरत हाल पैदा होती है तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के कितने जो है उसके पास मैं तो समझता हूँ इसमें तो ये भी देखना होगा 245 की पावर थी और उसके ऊपर भी जजमेंट्स हैं कि उसकी क्या स्कोप होता है, क्योंकि रेट ज्यूरिडिक्शन वगैरह उसमें सस्पेंड हो जाती है, लेकिन उसमें भी जजमेंट्स हैं कि जी इस तरह से टोटल नहीं मिलती उनको पावर। दूसरी बात है क्या खैबर पख्तूनख्वा की केयर टेकर गवर्नमेंट जो इलीगल हो चुकी है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा, वो क्या एडवाइस भी कर सकती थी और कॉल कर सकती थी आर्टिकल 245 की पावर में इनको फौज को फॉर असिस्ट इन एड ऑफ सिविल पावर। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी, अदालत के सामने आएंगी। सवाल के साथ आबिद साहब ये चीज भी ले लीजिएगा, आपने कहा कि 90 दिन मुकम्मल हो चुके हैं केपी हुकूमत, क्या वो इसका इख्तियार रखती भी थी कि नहीं कि वो आर्टिकल 245 इम्प्लीमेंट कर सकती है या नहीं? एक तो ये, दूसरा ये कि ऐसा ग्राउंड था, क्या वैसी सिचुएशन थी जो कि आर्टिकल 245 में मांगी गई है कि फौज वहां पर डिप्लॉय की जाए? जी बिल्कुल, उसके कोर्ट्स के अंदर ही जजमेंट्स हैं कि क्या पैरामीटर होता है जिसके तहत फौज को आप समन कर सकते हैं इन एड ऑफ सिविल पावर। तो वो सारी उनको देखना होगा। इसको अगर कोई पार्टी जाती है चैलेंज करती है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये क्या ये 245 की पावर
एड में बुला सकते थे या नहीं, वो ग्राउंड हो सकता है, हमेशा चैलेंज होती रही है। पिछले लाहौर वगैरह जहां जहां ये 245 ओवर द इयर्स लगा है तो उसमें चैलेंज हुए ये पावर। बिल्कुल राबिर साहब, लेकिन अगर करंट सूरत हाल की बात की जाए तो पहले ही कहा गया है कि हमारे पास जो है वो नफरी नहीं है कि इन्हें इलेक्शन के लिए लगाया जाए, लेकिन उसी डेट से पहले ही आर्टिकल 245 लगा दिया, फौज बुला दी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक से भी पैसे रिलीज नहीं किए गए इलेक्शन के, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तमाम तरह सूरत मेन मकसद आप देखिए इलेक्शन नहीं कराना था, क्योंकि मेन इशू ये था कि वो कहते थे सारे इलेक्शन एक वक्त में होंगे, अक्टूबर में होंगे, तो वही उन्होंने उसी बेसिस पे वो अमल पैरा है, उसी को उन्होंने करना है। और लेकिन अब कोर्ट उसमें कोई बात करती है तो कहते हैं कोर्ट के फैसले नहीं मानते। आइन को तो मानो, आइन तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, तो अगर कोर्ट ना भी कहे तो आइन में तो दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने। अब आइन अब ये इसमें कोर्ट कहे या ना कहे तो ये अलग बात है। आप कहते हैं ना 4-3 के फैसले को मानते हैं, 3-2 के नीफ फैसले को मानते हैं। 4-3 का फैसला क्या कहता है कि जी रिट नहीं बनती थी, ठीक है नहीं बनती थी अस्यूमिंग, लेकिन आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने, अगर 90 दिन में नहीं हो तो आपने आइन तोड़ दिया ना। बिल्कुल, अगर आबिद साहब कोई पार्टी अगर इस तरह का कहती है या कोई भी शख्स कहता है कि मैं इस फैसले को नहीं मानता या इस बेंच को नहीं मानता, तो इसमें फिर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट अगर नहीं करती, कोर्ट के पास अपनी पावर्स हैं आर्टिकल 204 के तहत और कि वो उस पे एक्शन ले। ओके, आई नहीं उनको पावर देता है। जी बिल्कुल। आबिद साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर से बात की मुज़ाकरात के ऊपर कि एक दफ़ा फिर तमाम लोग बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि तमाम लोग बैठकर डिसाइड करें और इस मामले से किसी तरह कोई हल निकालें और इस मामले से निकलें। आपको लगता है कोई एक दफ़ा फिर से दे सकते? कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था सजेशन दी गई थी और इस पर अमल किया गया था और अब फिर गुज़िश्ता रोज फिर दी गई है। नहीं देखिए वो जरूर उन्होंने किया होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी हमारा ऑर्डर 14 मई का, ये बात भी कोर्ट ने कही कि 14 मई का ऑर्डर हमारा स्टैंड करता है, इररिस्पेक्टिव आप नेगोशिएट करें या ना करें। तो कोर्ट का ऑर्डर अपना बिल्कुल रहेगा। जी लेकिन अगर ये फैसला नहीं मानते पीडीएम तो क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? अगर चैलेंज किया जा सकता है तो क्या तरीकेकार होगा? क्योंकि चैलेंज तो किया नहीं ना उन्होंने, तो उनके हिसाब से तो ये फैसला 4-3 का तो उनको फैसला उनको करना ही नहीं है। फैसला 3-2 का तो इन्होंने ना रिव्यू डाला, ना उसके खिलाफ कोई किया। जो देखिए वो 4-3 का फैसला हो गया, उसके बाद मेन फैसला 4 अप्रैल का आ गया जिसमें 14 मई तारीख दी। और वो 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते। आपके मानने से तो कुछ नहीं होता ना। कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट चाहे 3 की हो, 10 की हो, 15 की हो, वो सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, चाहे 2 जज बैठ के फैसला करे। दैट इज डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 190 आप पे भी लगता है, मुझ पे भी लगता है। अब साहब अब सूरत हाल किस तरह देख रहे हैं? हमने देखा कि पीटीएम के सरबराह की जानिब से अभी अनाउंस किया गया है कि वो पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन में एहतजाज करेंगे, अवाम वहां पर पहुंचेगी और बकौल उनका ये कहना है कि जमहूरियत और आइन के लिए तमाम लोग निकलेंगे। किस तरफ जाते सूरत हाल देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत ये जाके पुरअमन एहतजाज करेगी तो जो लोग वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, वो कहेंगे पुरअमन एहतजाज किस चीज का कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे और आप एहतजाज कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना एहतजाज करके। आप सुप्रीम कोर्ट तो लड़ने नहीं आती है आपसे।